बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में यह खबर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद मौजूदा आर्मी चीफ और DGISI को बरतरफ कर देंगे। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है और क्या इमरान खान ने अपनी सियासी तारीख का इंतहाई ख़तरनाक तरीन फैसला कर लिया है जिसकी वजह से आइंदा हम इंतखाबात की रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, और क्या ISPR मौजूदा DGISPR की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को GHQ का इमरान खान के नाम आखिरी पैगाम भी करार दिया जा सकता है। बहुत से बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि GHQ की ये जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें GHQ का आखिरी पैगाम पिन्हा है, जिनमें इन बिटवीन द लाइन्स इमरान खान को कहा जा रहा है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप साबका एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ था उसके ऊपर आप खामोशी इख्तियार कर लें। तफसीलात में जाने से पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम तरीन नकात आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तीन बड़ी सियासी जमातें हैं: पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी। बड़ी सियासी जमातें, मैं उनको वोट लेने की तरतीब के हिसाब से, नशिस्तें लेने की तरतीब के हिसाब से बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की जो गुज़श्ता तकरीबन 50 से 60 साल सियासी तारीख़ है, 1970 के इंतखाबात के बाद 50 से 55 साल, उसके अंदर तीन बड़े सियासी जमातों के तीन बड़े सियासी रहनुमा सामने आए: जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। बारी बारी हम देखें अगर इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अगर हम शुरू करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब की कैबिनेट के अंदर तकरीबन 8-10 साल तक रहे। जनरल अयूब को वो डैडी कहा करते थे। तमाम तर हरकियात उन्होंने सियासत की उस वक्त सीखी जब उनके पास किसी किस्म की कोई सियासी जमात नहीं थी, और वह फ़ौजी जर्नैलों की गोद में बैठकर इक़्तिदार में पहुँचे। और फिर आपको याद होगा जब उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े के नतीजे में जब उनको इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे के लिए ऐसी सिचुएशन के अंदर चली गई कि कोई उसका नाम लेवा भी जो है वो बाकी ना रहा, और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गए। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला तो वो सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर किसी किस्म की भी ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी मिसाल है नवाज शरीफ, जो कि 1981 में बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सामने लाए गए जनरल जिलानी, जनरल ज़िया, जनरल हमीद गुल, इन तमाम का किरदार था नवाज शरीफ के पीछे। और नवाज शरीफ भी तकरीबन 81 से लेके 92-93 तक मुसलसल 10-12 साल फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठे रहे, उनके मुकम्मल तौर पर पिट्ठू बने रहे। 90 के 88 के इंतखाबात देख लें आप, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और उसके बाद जब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई भी हुई तो तमाम तर वो जो हरकियात हैं सियासत की, इक़्तिदार की, वो फ़ौज की गोद में बैठकर सीख चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उन्होंने भी पहले इक़्तिदार का मज़ा चखा और सियासी जमात उन्होंने बाद में बनाई। और उसके बाद जब 1999 में उनको इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े लोग नवाज लीग को, नवाज शरीफ को छोड़ गए, और एक लंबे अरसे तक नवाज लीग पाकिस्तानी सियासत से किस तरह से आउट रही, यहाँ तक कि 2013 के इलेक्शन नहीं आ गए। ये सारी तारीख जो तारीख़ है मैं वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इमरान खान का मामला सबसे मुनफरिद, सबसे मुख्तलिफ। इमरान खान ने जब सियासी जमात बनाई तो पाकिस्तान के अंदर दो सियासी जमातों का वोट बैंक मौजूद था, जहां से नवाज शरीफ और नून लीग की जो एक बड़ी सियासी जमात उस वक्त थी, उन्हें ऑफर भी की गई 25, 30, 35, 40 सीटों की। बाज़ लोग ये बात करते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस बात का इनकार किया। अपने बलबूते के ऊपर 1997 के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। इमरान खान का फ़र्क यह है कि वो इससे पहले इक़्तिदार में नहीं रहे थे, इससे पहले सियासत में भी नहीं थे। जब उन्होंने सियासी जमात बनाई, उन पर इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब उनकी पार्टी बनाने के पीछे जो है वो साबिक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जनरल हमीद गुल और दीगर लोग शामिल थे। तो ये मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि कोई भी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी जर्नैल या कोई भी ऐसा जिसका ताल्लुक फ़ौज के साथ हो, जब वो रिटायर्ड हो जाए तो वो कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। इमरान खान की सियासी जमात को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की कतन कोई हिमायत हासिल नहीं थी। अगर कोई हिमायत हासिल होती तो बिलाशुबा 1999 के इंतखाबात में इमरान खान जीतते, नवाज शरीफ 2 या 1 सीट हासिल न करते, क्योंकि नवाज शरीफ को जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, वही इलेक्शन जीते। इमरान खान ने मुसलसल जदोजहद की। 2002 का
کا جو ریفرنڈم ہے اس کے اوپر عمران خان کو بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی خواہش تھی کہ جنرل مشرف اس کے بدلے انہیں وزیر اعظم بنائیں گے. یہ بھی عمران خان پر ایک الزام. تمام در تفصیلات سامنے آ چکی. اگر عمران خان نے ریفرنڈم کی حمایت کی تھی تو اس وقت کی پیپلز پارٹی کے روشن خیالوں نے اور نون لیگ سے نکلی کاف لیگ کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو کئی لوگوں نے جنرل مشرف کی حمایت کی تھی کہ شاید وہ پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر جب انہوں نے انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملانا شروع کیا, کاف لیگ اور چودھری شجاعت, تو پھر عمران خان کا ایک مختلف موقف تھا. اور پھر 2002 کے انتخابات سے لے کر مسلسل جب تک جنرل مشرف رہے 2008 تک, اس وقت تک عمران خان مسلسل جنرل مشرف کے ایک مخالف سیاسی جماعت یا مخالف سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آتے رہے. اپنی جدوجہد کے بل بوتے پر 2011, پھر 2013, 2018 اور اس وقت 2022 کے اندر ہونے والے جو الیکشن ہیں وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. آرگینک گروتھ عمران خان کی, ایک سیٹ, کوئی سیٹ نہیں, پھر ایک سیٹ, پھر الیکشن کا بائی کاٹ, پھر 30 سے 35 نشستیں, اور اس کے بعد پھر یہ نشستیں جو 2018 میں حاصل کی. کہنے کا مطلب, یہ سارا لمبا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ہاتھ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود عمران خان کی سیاسی جماعت کو تقسیم نہ کر سکے. جیسا کہ پیپلز پارٹی کو تقسیم کر دیا گیا, جیسا کہ نون لیگ کو تقسیم کر دیا گیا, اس کے اندر سے سیاسی جماعتیں نکل آئیں جنہوں نے الیکشن کے اندر حصہ بھی لیا اور اہم ترین عہدے بھی حاصل کیے. پیپلز پارٹی کے زلفی بھٹو کے معاملے میں یہی مثال, نون لیگ کے نواز شریف کے معاملے میں یہی مثال. لیکن پورا زور لگانے کے باوجود آج تک جس کس نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اگر لوگ ذکر کریں جہانگیر ترین کا کہ انہوں نے چھوڑی, تو جناب جہانگیر ترین تو 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی نااہل ہو گئے تھے, ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. علیم خان کو جو ہے وہ کسی طور کوئی بڑا سیاسی رہنما قرار نہیں دیا جا سکتا. غلام سرور کا ذکر کریں تو وہ بھی اپنے بل بوتے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیٹ نہیں نکال سکتے. تمام تر پٹے ہوئے کارتوس, پٹے ہوئے گھوڑے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جب چھوڑا تو بالکل زیرو ہو کر رہ گئے. پوری کوشش کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر سیاسی رہنما, تمام تر ارکان اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو لوٹے ہو گئے تھے پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ضمنی انتخابات پنجاب کے ہوئے تو وہاں پر کیا صورتحال سامنے آئی. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر مخالفت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 36 ہونے والے الیکشن میں جو نشستیں ہیں وہ جناب حاصل کر لیتی ہے. تقریباً تین چوتھائی نشستیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کر لیتی ہے, یعنی 27 کے قریب. اور دوسری طرف ہوتی ہیں 13, 14, 15 سیاسی جماعتیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت عدلیہ کے بھی ایک حصے کی اور میڈیا کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل ہوتی ہے. یعنی عمران خان از اے ڈفرنٹ کیس. عمران خان ایک منفرد کیس ہے, اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے باعث اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ذرائع کے مطابق موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ تمام تر بیانیاں بنائے جانے کے باوجود انہیں عمران خان کے خلاف کسی بھی بیانیے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ان کے بیانیے کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا وہ اس وقت عمران خان کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا ہوتا تو عام انتخابات کی طرف ضرور جایا جاتا. لیکن بہرحال GHQ کے آخری پیغام کے طور پر DGISPR کی یہ جو پریس کانفرنس کی گئی, جو پہلی پریس کانفرنس ہے DGISPR کی, اس میں کچھ معاملات بڑے کلیئر. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان پاکستان کے اندر سیکیورٹی رسک ہیں, تو جواب یہ آیا کہ اس بات کا فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنے دیا جائے. اور پھر بار بار جب ان سے یہ سوال کیا جاتا رہا عمران خان کے حوالے سے, تو وہاں پر کھل کر کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کی گئی. جیسا کہ ماضی میں مختلف سیاستدانوں کے حوالے سے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہوتی رہیں, کیونکہ اچھی طرح سے عوام کی نبض کا بھی اندازہ ہو گیا. گزشتہ ایک سال کے عرصے کے اندر تمام تر ہتھکنڈے خفیہ ہاتھ کی جانب سے اپنانے کے باوجود نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا سکا, نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا جا سکا, نہ ہی عوام کو پاکستان تحریک انصاف سے ہٹایا جا سکا. ماضی کے اندر ایک معاملہ بڑا اہم رہا جس کی جانب ہمارے سیاسی اور سیاسی تاریخ لکھنے والے تجزیہ نگار اکثر اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کے خلاف فوج ہو جائے, پاکستان کے اندر اگر کسی کے خلاف امریکہ ہو جائے, پاکستان کے اندر اگر کسی کے خلاف مولوی ہو جائیں, تو پاکستان کے اندر شاید اس کے لیے سیاست کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی مثالیں اس حوالے سے دی جاتی رہیں. لیکن عمران خان ایک ایسا منفرد کیس ہے کہ امریکہ مکمل طور پر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ہو گیا, بیرونی سازش بھی ہوئی ان کے خلاف. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف ہو گئی. اس کے بعد مولویوں کے ذریعے بھی عمران خان کے خلاف خوفناک جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن ہم سے جو بات ہوتی ہے, جو ہمارے ذرائع ہیں عسکری حلقوں کے اندر, ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کے خلاف
किसी किस्म का जो बयानिया है वो जड़ नहीं पकड़ रहा, वो तकवीत नहीं पा रहा। और पहली मर्तबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासतदान के मुकाबले में बेपनाह मुश्किलात का सामना है, बल्कि उनके अंदरूनी सर्कल्स के अंदर ये बात की जाती है, तस्लीम की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए के आगे जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है वो उस तरह से अवाम के अंदर मकबूल नहीं रहा। अगर एक बार फिर जो है वो माजी से इस बात का जायज़ा लिया जाए तो आपको यह नजर आएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ किस तरह से राइट का वोट नवाज शरीफ की सूरत घेरा गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ और एक बयानिया बना दिया गया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने घेर घार कर कुछ वोट बैंक जो है वो अपने गिरद इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक वोट जो है बैंक जो है वो बाकी रहा बड़े हिस्से का, जो ना बेनज़ीर भुट्टो और ना ही नवाज शरीफ को वोट करना चाहते थे। इमरान खान का केस बड़ा ही डिफरेंट साबित हुआ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना ही तो इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ा जा सका और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, माजी के तमाम तर रवायात को तोड़ते हुए जब कोई पार्टी हुकूमत के अंदर होती है तो वही जीता करती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत कर यह बात साबित कर दी कि नहीं जनाब, इमरान खान अवाम के दिलों के अंदर रहते हैं। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर जब मुल्क के अंदर एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मुबैना ऑडियो सामने आती है, उसे अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो पेश किया जाता है। फिर उसकी दौरान इस्लामाबाद के अंदर ये खबरें गर्दिश करती हैं और पीडीएम माफिया की जानिब से कुछ मखसूस मुलाजम मीडिया साफियों की जानिब से इस बयानिए को प्रमोट किया जाता है पीडीएम के कि जनाब इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा डीजीआईएसआई को बरतरफ कर देंगे। इस मामले को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती का सिलसिला गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू था तो इमरान खान ने बिलाशुबा मेरिट की बात की थी और मेरिट से इमरान खान की यह मुराद थी कि वो तमाम लोग जो पहले 3 या 4 नंबर के ऊपर आते हैं, जिनकी पाक आर्मी के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट एक ही तारीख की बनती है, वो तमाम के तमाम उस मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं 1 से लेकर 3-4 तक, उसमें किसी को भी लगा दिया जाए। जनरल आसिम मुनीर का मामला कुछ और था क्योंकि वो 29 नवंबर से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे, इसलिए इस किस्म का जो है वो बात सामने लाई गई और ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालने की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त जब ये नाम सामने आया तो इमरान खान का क्या रिएक्शन था, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जब उनसे मशवरा लेने गए तो इमरान खान ने उन्हें क्या कहा और किस तरह से फौरी तौर पर समरी के ऊपर दस्तखत भी हुए, वो तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। फिर मौजूदा डीजीआईएसआई जो जनरल नदीम अंजुम है, इस हवाले से तो हमारे ज़राए का दावा है, इसी प्लेटफार्म पर गुज़श्ता चंद माह के अंदर हम 2 या 3 वीडियो भी कर चुके हैं कि खुफिया हाथ और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक डील के तौर पर इमरान खान को इस बात की भी ऑफ़र की गई थी कि अगर आप कुछ चीज़ों पर राज़ी हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में जो होने वाले इंतखाबात हैं उनसे पहले मौजूदा डीजीआईएसआई जो हैं उन्हें तब्दील भी किया जा सकता है। और हमेशा से पाकिस्तान के अंदर यह होता आया है कि जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो 2-3 अहम तरीन ऐसी तैनातियाँ होती हैं जो कि वो अपनी टीम की किया करते हैं, जैसा कि डीजीआईएसपीआर हो गए या डीजीआईएसआई हो गए। ये माजी में नए आने वाले तमाम आर्मी चीफ की ये रवायत रही है और डीजीआईएसपीआर की तो तब्दीली हो गई, यानी वहाँ पर तो इस वक्त जो नए डीजीआईएसपीआर हैं वो आ चुके, यानी कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में थे वो इस वक्त जो है जनरल बाबर इफ्तिखार नहीं है, जबकि उनकी जगह मेजर जनरल शरीफ आ गए थे जिन्होंने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन ये जो तैनाती थी डीजीआईएसआई की, इसके ऊपर नई तैनाती नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा की जानिब से जो तैनाती की गई थी वही तैनाती, यानी जो जनरल नदीम अंजुम हैं वही इस वक्त आईएसआई की जो सरबराही हैं वो कर रहे हैं। और इमरान खान को बाज़ राय का ये दावा है कि एक डील की सूरत इस किस्म की जो ऑफ़र है वो पीडीएम माफिया और कुछ खुफिया हाथों की जानिब से भी की गई कि अगर इमरान खान कुछ चीज़ें मानते हैं, वो चीज़ें मैं इससे पहले भी आपके सामने रख चुका, दोबारा मैं आपके सामने रख दूं कि जो आज एक जो पैगाम इन बिन द लाइन्स इमरान खान को भेजा गया वो यही कि इमरान खान तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से पिछले अप्रैल में अपनी की जाने वाली तकरीर से वो एक बयानिया जो है वो अवाम के सामने रख रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उस हवाले से वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ ऐसे किरदार भी सामने आते रहते हैं कि जो इस बात को जो है वो मज़ीद तक़वीत देते हैं कि इमरान खान का ये जो बयानिया है वो दुरुस्त है। वो है रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, इसमें अमेरिका के किरदार के हवाले से, अमेरिकी साजिश और मुदाखलत के हवाले से, और फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जिन्होंने इस तमाम तर मामले के अंदर अमेरिकी साजिश का साथ दिया। अब कहा यह जा रहा है, इससे पहले भी कई मरतबा कहा जा चुका, कहा यह जा रहा है कि नए वज़ीर-ए-आज़म जो भी होंगे, इमरान खान अगर पाकिस्तान का इलेक्शन जीत कर आते हैं अगला, तो जो मौजूदा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है वो आइन और कानून के तहत उसी तरह इमरान खान को सल्यूट करेगी, उसी तरह से उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
آج جب یہ پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، تو جب باقاعدہ طور پر ان سے کچھ اس قسم کے ڈھکے چھپے سوالات بھی کیے گئے، تو آگے سے بڑے محتاط نظر آئی ڈی جی آئی ایس پی آر، اور ان بٹوین دا لائنز یہی کہا کہ جو بھی منتخب ہو، جو پاکستان کی حکومت ہوگی، اس کے ساتھ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہوگی. ڈیفینیٹلی یہی پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ کہتا ہے. اب اس موجودہ صورتحال کے اندر دو تین چیزوں کو لے کر، خاص طور پر کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر اہم ترین فیصلہ کر سکتی ہے. 27 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہے، جس کا وقت 27 اپریل تک موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے لے رکھا ہے، اور آج 26 تاریخ کو سیاسی جماعتوں کے رہنما مل رہے ہیں. دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا. اس ماحول میں ایسے وقت کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ، اور اس میں جو چھپا ہوا پیغام ہے، اس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.